ऐसा हम लोगों को पता चला है, मतलब हमको सब लोगों को ज्ञात है कि आप माननीय बाला साहेब जी के साथ में काफ़ी देर से और काफ़ी देर तक रह चुके। तो बाला साहब ने जो आदिवासी कल्याण आश्रम के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था वो अपने दृष्टिपथ में है, कितना है, और आप जो बाला साहब के साथ में जो समय बिताया है उसकी जो क्षण है, यादें हैं, वो हमें आपसे अवगत कराए, ये इच्छा। ठीक है। मैं तो गांव में मेरी जो प्राइमरी स्कूल जो है शिक्षा है वो गांव में हुई, और गांव का जो परिवेश है उस समय वहाँ का जो समाज है उसमें जो जैसा वातावरण है तो उसका प्रभाव मेरे मन पर भी था। मैं शुद्ध आदिवासीवादी इस प्रकार से छुटपन में ये था, और कल्याण आश्रम का काम को देखता था। प्राइमरी स्कूल में बाजार में आते समय ये देखता था। उस समय गांव में ग्राम सुरक्षा दल काम करता था, वो लाठी काठी सिखाने का काम करते थे, और कल्याण आश्रम के लोग भी जाकर के लाठी काठी सिखाता है। तो मैं कोई ऐसा मैं समझता था कल्याण आश्रम मैंने ये गांव को सुरक्षा के लिए या हिंदू समाज की सुरक्षा के लिए ये लाठी काठी सिखाते हैं। तो ये मेरे मन में वो भाव था, और इसी भाव से छात्रावास में आने के बाद में भी दिमाग में वही चीज़ थी, हिंदू समाज की रक्षा के लिए लाठी काठी सिखा रहे, तो इससे उससे ऊपर नहीं आ सका, और ये स्थिति बनी रही। और प्राइमरी स्कूल में क्या था कि एक हमारे ईसाई टीचर थे, और वो मेरे को ही टारगेट करके और पूरा ईसाइयत के विषय में बताते थे। यहाँ तक स्थिति आ गई कि मैं चर्च में अभी जाता हूँ, आज इस समय जाता हूँ या दूसरे संडे को जाता हूँ, इस प्रकार का मन में आ गया था। इसी बीच में वो चीज़ नहीं हुई, और मैं जब प्राइमरी मिडिल स्कूल में आया, मिडिल स्कूल में आने के बाद जो क्लास में जो टीचर लोग थे जो पढ़ाते थे वो शासकीय टीचर, मैं तो शासकीय स्कूल में पढ़ा हूँ, शासकीय टीचर हैं। और उसमें एक भारत की विभूतियाँ वो पुस्तक कोर्स में था, उसमें जितने भी महापुरुष थे, विवेकानंद होंगे, महात्मा गांधी होंगे, श्रद्धानंद होंगे, ऐसे कई महापुरुषों की जीवनी थी। उसमें पढ़ने के बाद कुछ ऐसे दर परदर ऐसा कुछ दिमाग में ऐसा उसका असर होने लगा। वो तो बोलते थे कि ईसाइयत ऐसा है और उसमें इतनी है, और ईसाइयत आने के बाद सब शांति फैलेगा दुनिया में। ये बात तो हमारे यहाँ ये चीज़ें क्यों, तो ये हमारे यहाँ पर भी हिंदू समाज में भी है। इस प्रकार की बातें धीरे धीरे उसमें से खुलने लगी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है, अब छात्रावास में रहते हुए भी ठीक है, हिंदू समाज तो बड़ा समाज है, लेकिन हमको तो आदिवासी समाज का काम करना चाहिए। और ये दिमाग से आकर के 9वीं कक्षा में यानी 66 में मैं जो था उस समय संघ शिक्षा वर्ग के लिए गया। संघ शिक्षा वर्ग के लिए गया, उस समय यही भाव था कि हिंदू समाज का संगठन करने के लिए ये संघ का काम कर रहा, मेरे को तो आदिवासी समाज का ही काम करना है, ये दिमाग में था। द्वितीय वर्ष करने के बाद मैंने 67 में द्वितीय वर्ष किया, लेके गए लोग, शाखा लगा रहा हूँ, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे को तो आदिवासी समाज का काम करना है, ये भाव था। जब आखिरी का जो 68 में तृतीय वर्ष के लिए आया और सब पूरा सुनने के बाद में परम पूज्य गुरु जी को और बड़े संघ के अधिकारी थे उनको सुनने के बाद मेरे को लगा कि हम जो हिंदू, मैं जो कोई आदिवासी बोल रहा हूँ, हम आदिवासी भी तो हिंदू है, तो हिंदू समाज का ही आदिवासी का काम करना, जनजाति का काम करना, इसका अर्थ हुआ कि हम हिंदू समाज का काम ही कर रहे हैं।
ते छात्रावास में रहने के बाद में या वहाँ पर कार्यक्रम होता था, बाड़ा साहब का को सुनता था, ये सारी चीज़ों को मिला करके एक हिंदू की जो मानसिकता वो बन पाई हमारी। बाड़ा साहब की कुछ यादें हैं आपके पास जो किसी ने नहीं है और आपने अनुभव किया उस चीज़ को? मतलब एक स्पेसिफिक जो है, कुछ उनकी यादें, कुछ आदतें, उनका समाज में रहन सहन, बर्ताव, वो आपको तो प्रभावित कर गया हो। मेरे व्यक्तिगत घटना में उसमें है। अब वो एक घटना हो गई हमारे साथ में। मैं प्रथम वर्ष शिक्षा वर्ग के लिए गया था और बहुत ज़्यादा बाड़ा साहब को समझा नहीं मैं। बहुत ही अच्छा होता है, सब ठीक है, सब अपना संस्था चल रही है और उसको संचालन कर रहे हैं, और वो एक जगह की बात है। ये हमारे दिमाग में था, वो सब अपने काम करते हैं और उनको भी काम करना है, ये बात था। संघ शिक्षा वर्ग करने के बाद में फिर हमारा सब संयोजक है, संयोजक के सुख दुख में हम साथ में हैं। तो ये तो शिक्षा मिली थी हमको। और क्या हुआ क्या कि हम गांव से आते थे, गांव में एक प्रभावी आदमी था पंडित पाठक, वो गांव में उसका पूरा गांव में जमीन लेकर कराने लगा था, पूरा दबदबा गांव में रहता था, दबा के रखा था। और हुआ क्या कि एक हमारे जो साथी है, हमारा चाचा ही है लेकिन स्वयं है वो, उसके भतीजे ने उसको पीटा तो फिर उसके बाद पीट दिया तो तब तक तो ठीक है। हमारे ये गुरुवार के दिन में प्रार्थना करते थे सवेरे सवेरे, तो वो आदमी वो जो है वो उसका जो पाठक है वहाँ पर पहुँच गया। कहाँ है वो, बुला के लाओ। मेरे को रहा नहीं गया, मैं सामने आकर खड़ा हुआ, खबरदार। उस समय तो 6वीं की है, 12 साल 13 साल की आयु है, तो खबरदार, एक भी कदम आगे बढ़ेंगे ना ये अच्छा नहीं होगा। तो वो पीछे चला गया। पीछे उसके मन में रिएक्शन हुआ, इतना सारा बात हो रहा है, एक तो पिटाई भी कर दिया, फिर से पिटाई करने के लिए आ रहा है। तो हमने सोचा कि इसके जो भतीजा है इसको ठोकाई करनी चाहिए। स्कूल से हम जब वापस जा रहे थे वो उसको दौड़ाया, उसको पहुंचा करके उसको फिर उसको लगाया, उसको 1-2 फाइट लगाने के बाद में देखा कि वो बहुत मजबूत आदमी है, 10-12 लोग हम लोग हैं, मजबूत आदमी है। अरे ये तो 1-2 लोगों को मारेगा तो सब भाग जाएंगे, फिर अकेले में पड़ जाऊंगा। उसको कमर को पकड़ करके पटक दिया, उसको दबा कर रखा। सारे लोग उसको मार रहे, उसको क्या मारेगा, हमारे सब पीठ में मार रहा है। ये स्थिति है। फिर बाद में वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, और कुछ करना है क्या, बस हो गया, जाओ बोले। अब ये चीज हो गई। उसके बाद वो हमारे ऊपर वो केस कर दिया उसने, उसके चाचा ने 5 लोगों को। और उसमें क्या है कि उसका बदला लेना था। मेरे साथ साथ पिताजी को भी केस में डाल दिया, ये 5 लोगों के साथ में छांट करके। अब वो मैं सोचने लगा अब क्या होगा। माँ बहुत चिंतित होगी, क्या कर, तुम पढ़ाई कर रहे हो या और क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं कुछ नहीं होगा, नहीं होगा नहीं क्या होगा, तुमको तो थाना में बुला रहे, पिताजी को बुला रहे। पिताजी को बुला लिया तो मैं बहुत एकदम चिंतित हो गया था, नर्वस भी हो गया था। तो ये तो हम जो कुछ करेंगे तब तो ठीक है, लेकिन पिताजी को बुला लिया। अब हमारे सामने कौन है, तो वो बाड़ा साहब जो है ना, वो हमारा केस लेते थे। उस समय कल्पना नहीं थी, छोटी आयु है, कितना पैसा लगेगा, जमीन भी हमारी कम है, वो जमीन भी बेच दिया तो हमारे पास बचेगा क्या, जमीन बेचने के बाद भी फीस दे सकेंगे क्या, कुछ कल्पना नहीं है, बोल नहीं सकता। लेकिन देखता था बाड़ा साहब है ना, कुछ नहीं बोलते थे, चलो अभी पेशी है ना। ये करने के बाद फिर उसके बाद वो केस
3-4 साल तक चला। चलने के बाद एक उपकार है 12 साल का कि ये मेरे को बांध दिया है। अब मैं तो जो उनके कहे के अनुसार जो है ना, उनके कहे बिना मैं कहीं और नहीं जा सकता हूँ, तो ये मन में बैठ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ बोलेंगे वो करेंगे। अब घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, पढ़ाई करना है। पिताजी को बोला कि मैं बिलासपुर जाता हूँ तो वहाँ पढ़ाई करूँगा। पिताजी शांत हो चुप हो गए, कहाँ से करेंगे इतना बिलासपुर भेजने के लिए। तो ठीक उनकी इच्छा थी कि अब पढ़ाई हो गया, अब घर में रहो। फिर मैं वहीं पर कॉलेज खुल गया। बोले कॉलेज तो ही खुल गया, ये घर से आकर के मैं घर से ही आना जाना करके कॉलेज पढ़ाई कर सकते, पढ़ा बोले। तो 1 साल में रुक गया कॉलेज में एक विषय में। फिर तुमको आश्रम में हमारे शरद कॉलेज ही थे, उन्होंने कहा कि तुमको पढ़ाई करना है ना, तो पढ़ाई करना है तो हमारे यहाँ मास्टर करो, मास्टर टीचर करो मिडिल स्कूल में। तो मैं मिडिल स्कूल टीचर होगा 68 में। 61 साल पढ़ाई करने के बाद में वो शारीरिक शिक्षक का इंटरव्यू आया, तो मेरा नाम भेज दिया, उसमें चुनाव हो गया हमारा। 69 से 70 तक तो मैं 1 साल का ट्रेनिंग ले लिया। आने के बाद मिडिल स्कूल से वहाँ पर हमारी हाई स्कूल चलती थी, वो हाई स्कूल में मेरे को पीटीआई हो गया। 5 साल तक 75-76 तक मैं शारीरिक शिक्षक बन गया। अब इमरजेंसी लग गई, इमरजेंसी लगी तो उसमें तहसील का शारीरिक प्रमुख था संघ का, लग गया। सब लोग अंदर चले गए, बड़ा साहब जी, मोरू भैया, स्वामी जी, लुत्थू सिंह जी, रामलाल सोनी जी, विश्वनाथ राम, ये सारे लोग सब अंदर चले गए। चूंकि मैं ट्राइबल में से हूँ, जनजाति में आदिवासी हूँ, इसलिए मेरे को टच नहीं किया और मैं वहीं रहने लगा। पूरा कल्याण आश्रम जो है हैंड ओवर हो गया, सरकार ने अधिकृत कर दिया। एक एसडीएम थे, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी आप घर क्यों नहीं चल देते हैं। मैं 76 की बात है, घर क्यों नहीं जाते हैं। कैसे जाऊंगा मैं, सारे इतने लोग हैं, उनका परिवार है, उनको कौन देखेगा। सारे लोग गए हैं और मेरे को हैंडओवर ये जो सरकारी कार्यक्रम करने के बाद में हमको नौकरी से भी निकाल दिया, टीचरशिप से। बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट दे दिया, मुझको टारगेट में तो था ही ये सब चीज़ें। वो तो कैसे जाऊंगा, कुछ बोले नहीं, लेकिन वो उनके ध्यान में आ गया, उनके उसमें था कि ये अंदर जाने वाला है। मैं भी सोचता था कि बाहर रख के क्या करेंगे, अंदर जाना चाहिए, लेके जाता है तो ये दिमाग में था। बाहर का जितना काम था वो सारा चीज चल रहा था, और जितने भी पत्र वगैरह आते थे इमरजेंसी के, हमारे कमरे में ही वो रखा रहता था और उस कमरे में रखा रहता था। सारी गतिविधि चल रही है। तो हमारे लोग ही कुछ लोग थे, उन लोगों बोला जब तक इसको पकड़ोगे नहीं ना ये गतिविधि चलती ही रहेगी। आखिर में उठा करके ले गए। 6 महीना इसमें बीसा के अंतर्गत में रहा, 6 महीने तक रायगढ़ जेल में। और जब इसका हैंडओवर हो रहा था उसमें तो पहले तो सरकार का रुख बहुत कड़क दिखता था, और जो मैं जिस रूम में सप्री जी के रूम में रहता था उसमें सारे पत्र वगैरह थे, पड़े हुए थे। और कलेक्टर आया, फाइल देखा, फाइल को 17 फाइल निकले नियोगी कमीशन पे, सबको बोला कि इसको लेके जाओ, बोला उधर अपने ऑफिस में। उसके बाद ले जाके पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उनके दिमाग में आया कि चटर्जी दिमाग में आया होगा कि ये तो काम बहुत महत्वपूर्ण काम है कल्याण आश्रम का, जो संघ के जैसा बोलता है वैसा नहीं, देश के लिए बहुत बड़ा काम है। और उसमें कुछ रुख में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आया, सरल लगा।
और जो हमारे शंकर राव खेर जी थे, वो हमारे मैनेजर, और बाड़ा साहब ने उनको उस समय अध्यक्ष बना दिया था जब अंदर गए थे तब। तो वो एक रूम में रहेंगे, इनका किचन चलेगा, कल्याण आश्रम अभी कुछ नहीं है लेकिन अभी अस्तित्व में है, ऐसा बोलकर उनकी सारी व्यवस्था की थी। तो उनकी व्यवस्था किया और फिर इमरजेंसी के बाद बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद क्या हुआ कि अब वो पढ़ाने की वो ज़्यादा रुचि नहीं थी। फिर से मेरा स्कूल में, मिडिल स्कूल में बहुत सारे लोगों को भर दिया था, तो लोगों को लेकर के चलना बहुत कठिन था, इसलिए हाई स्कूल को जो है वो बंद करने का सोचा। तो मेरे को हाई स्कूल के स्थान पर मिडिल स्कूल में टीचर बना दिया 77 में। 77 में 1 साल तक रहने के बाद में बाड़ा साहब 77 में इसका अखिल भारतीय हो गया। सूरत में उसकी बैठक हुई, पहली बैठक 77 1 साल। और बाड़ा साहब जो है अकेले प्रवास किए। उनके परिवार में चर्चा, उन्हें बाड़ा साहब ने बोला मेरे साथ कोई ना कोई तो चाहिए, तो ये कौन हमारे साथ हो सकता है। जो इमरजेंसी में उनके लड़कों के साथ हमारी दोस्ती हो गई थी, उनके परिवार के साथ, उनके लड़कों के साथ। उसके पहले परिवार में भी बहुत ज़्यादा और दोस्ती यानी परिवार जाना ऐसा नहीं था। शिक्षक था 1 साल का, बाकी समय में उस समय इतना ज़्यादा नहीं था। और बाड़ा साहब के मन में क्या था ये नहीं मालूम, लेकिन क्या है कि कोई भी बात में आ रही होगी, जो कौन बोल रहा है इसके मेरे को ध्यान नहीं रहता है, तुरंत मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। बैठक ले रहे हैं बाड़ा साहब और उस समय कुछ बात आ गई तो मैं खड़े होकर के कुछ न कुछ बोल देता था। तो उसके कारण से मैंने सोच रहा था कि बाड़ा साहब जो है ना मेरे संबंध में क्या सोच रहे होंगे वो अच्छा लड़का है कि खराब लड़का है, ऐसा नहीं, ये नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उनके लड़कों ने कहा कि जगदेव भैया को ले जाइए आप, बाड़ा साहब वाला जगदेव तुमको मेरे साथ ही रहना। टीचर है लेकिन वो कुछ नहीं, कुछ फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं, लेकर के चले गए, चले उनके साथ में। सूरत नहीं, एक साथ तो उनका प्रवास पूरा। सूरत बैठक हो गई, सूरत की बैठक हो गई। उसके बाद जसपुर में 77 में ही और प्रशिक्षण वर्ग लगा, पूरे देश भर के लोग आए थे, सारे लोग उस समय आया था। उसमें बाड़ा साहब देवराज जी, इमरजेंसी खत्म होने के बाद बाड़ा साहब तो यह वो देवराज जी को बताने आए कि हमको तो बहुत नुकसान हो गया, पूरा सरकारीकरण हो गया था, सारे बाहर के मास्टरों को रख दिया था, उसमें से मास्टरों को निकालना पड़ा, स्कूल बंद करना पड़ा, हमारा अस्पताल जो है वो फॉरेस्ट ऑफिस बना दिया था, तो इसके बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन ये बाड़ा साहब सुनते रहे, बाड़ा साहब देवराज सुनते रहे। जब उनका बोलना बंद हुआ तो इसको अखिल भारतीय कर दो। अब ये मनवी बाड़ा साहब को लगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो संभल गए। फिर उन्होंने तुरंत कहा कि इतने अधिकारकर्ता हमारे पास कहाँ है जो उनको अखिल भारतीय कर दो। तो मैंने इसकी चिंता मत करो, मैं क्या करता रहता हूँ। पैसा हुआ था 77 में ही और प्रशिक्षण वर्ग लगा, उसमें हमारे बसंतराव भट्ट हो गए, राम भाव गोडबोले ने उनको संगठन मंत्री करके दिया, मिश्री लाल तिवारी जी तो पहले से कल्याण आश्रम में थे। ऐसी टीम खड़ी हो गई, उसका अखिल भारतीय। उसके उस समय में शिक्षक ही था 77 के बाद में। और फिर उनके बाड़ा साहब के साथ लग गया। दिल्ली का जो 80 का जो सम्मेलन है, 80 का, तो उस समय बाड़ा साहब के साथ लग गया था। और बाड़ा साहब के साथ में सब दूर जा कर के साथ में नॉर्थ ईस्ट को होगा, उनके बाड़ा साहब के दिमाग में वो आ गया था।
अब इसको बहुत ज़्यादा दिन हमारे साथ में रखना नहीं चाहिए। 85 में बोला कि तुम मेरे साथ घूमते हो तो तुमको भी कुछ न कुछ दायित्व देना चाहिए, तो कार्यकारिणी के सदस्य बनाया। फिर उसके बाद बोला महाराज साहब ने, इतने में नहीं चलेगा, अब तुम जो है ना स्वतंत्र रूप से घूमो। और इसलिए 87 में मेरे को उपाध्यक्ष बना दिया। उपाध्यक्ष मैं बोलना तो है नहीं, क्योंकि ऋणी था, एक ही बात की ऋणी हमारे केस लिए थे। उसके बाद हिलना मन तो लगता था कल्याण आश्रम का काम, लेकिन ये अच्छा है, लेकिन बड़ा साहब का ऋणी था। तो इस भाव से मैं उनके साथ चल रहा था। चलते चलते फिर भी बड़ा साहब थोड़ा रूढ़ावस्था में आने लगे। तो 93 का जो सम्मेलन, कटक का सम्मेलन था, तो उसमें कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और हमारे कृपा जी थे, उनको कार्यकारी महामंत्री बना दिया। सप्रे जी थे इनके रामभोग के बाद में, ये सप्रे जी वो भी थे। हमारे सोहनलाल केजरीवाल जी हैं, कल्याण आश्रम यूके में बनाया था, ये रामभोग वाले ने यूके में कल्याण आश्रम बनाया था। अमेरिका में भी प्रयास किया था कि कल्याण आश्रम यूएसए बनेगा, कि बनाया था, लेकिन वो फार्म नहीं हो पाया। वो विदेशों में ले जाने का काम जो है रामभोग गोले ने किया, और एकनाथ गोरे जी थे, वो एकनाथ गोरे जी, तो उन्होंने उसको फार्म किया था। सोहनलाल केजरीवाल जी आए जसपुर, दूसरी लाइन आपकी कहाँ है, तो बोले ये है मेरे जगदेव राम। उनके साथ में पूरा गांव में भी जाता थी, जगदेव राम अध्यक्ष रहेगा, अने कार्यकारी बन गया था मैं। तो ये कृपा जी को बता, हाँ ये ठीक है, बोले ठीक। उसके बाद 93 में कार्यकारी अध्यक्ष बना। 95 में बाड़ा साहब चले गए। बाड़ा साहब ने, और इन्हें चुनाव नहीं हुआ मेरा, उनको लिख करके दिया था मेरे बाद जगदेव राम ही अध्यक्ष बनेगा। तब से हमारा ये दायित्व जो है पूरे देश भर में प्रवास करने का, ये सब चल रहा है।